हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानो ग्लोबल स्टडीज पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ। और हम लोगों ने आपके लिए उत्तराखंड फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च किया है, जो आगामी 15 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। 15 जून को 15 जून को स्टार्ट होने वाला है। उसी से रिगार्डिंग आपको वीडियो जो हैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कैसे उसमें चीज़ें दी जाएंगी। आप चाहें तो यूट्यूब के पोर्शन में जाकर यूट्यूब पे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उत्तराखंड यूकेपीएससी फाउंडेशन कोर्स की जो वीडियो है, हमें क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी, उसकी कितनी फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और हमने इससे पहले आपको एक पॉलिटी की जो वीडियो है, सिलेबस की वीडियो, वो आपको प्रोवाइड कराई है। और एक पॉलिटी की डेमो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। हमने उसमें आपको एक बेसिक क्लास बताने का प्रयास किया है, बेसिक क्लास में कि क्या क्या चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। आज हम बात करेंगे इतिहास के सिलेबस के बारे में। जो उत्तराखंड आयोग जो है, उत्तराखंड चयन आयोग, उसने वो सिलेबस दिया हुआ है और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं प्री और मेंस के। क्योंकि उत्तराखंड फाउंडेशन बैच जो है वो हमारा प्री प्लस मेंस का बैच है। कैसा बैच है? प्री प्लस मेंस का बैच। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप इस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं गौरव सिंह, मेरे बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं नेट क्वालिफाई हूं हिस्ट्री में और पीएचडी परस्यूइंग है हिस्ट्री में, रिसर्च स्कॉलर हूं वर्तमान में। ठीक है, और यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए ही मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाता हूं, मैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं और इसके अलावा मैं आपको एथिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं वो आपको पढ़ाता हूं और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है। हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और उसमें मेरी बहुत अच्छी कमांड थी, उसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसलिए वो मैं आपको पढ़ाने का हकदार रहता हूं। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड पीएससी आयोग के प्री हिस्ट्री के सिलेबस की। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहली जो यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसी में आपको हिस्ट्री का सिलेबस दिया है, जिसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास की जब हम बात करते हैं तो उसमें पूर्व ऐतिहासिक काल में सबसे पहली जो शुरुआत है वो मानी जाती है हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से शुरुआत से लेकर हड़प्पा से लेकर हम वैदिक पर जाएंगे, वैदिक से संगम युग, उसमें महाजनपद काल, मगध का उदय, जिसमें हम मौर्य वंश की बात करते हैं। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, जैन, बौद्ध, भागवत धर्म, शैव धर्म, फारसी और यूनानी संपर्क कैसे भारत में हुए हैं, कैसे मोहम्मद गजनवी आता है, मोहम्मद गोरी आता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, गुलाम वंश की नींव डालता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिलजी वंश आते हैं, फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, फिर लोधी, और फिर जब बाबर आता है तो मुगल काल में आपको कैसे कैसे चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं, ये जो सिलेबस है आपका पूरा एग्जैक्ट सिलेबस दिया गया है। जैसे मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे थे, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके धर्म की नीति के बारे में पढ़ते हैं। हम आपको जब पढ़ाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको प्रीलिम्स बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी साथ में कराकर चलते हैं और प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी साथ में कराकर चलते हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक से कोई भी चीजें छूटने ना पाए। ठीक है, उसमें मौर्य के प्रशासन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, समाज, कला और साथ ही कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, कुषाणों के बारे में बात करते हैं, कैसे कनिष्क ने यहाँ पर बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया है। जब चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडल वन में, तो उसी समय वसुमित्र और अश्वघोष जो होते हैं उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और जो बौद्ध धर्म की शाखा होती है वो 2 भागों में टूट जाती है, हीनयान और महायान। कैसे उन्होंने व्यापार में योगदान दिया है कनिष्क के कार्यकाल में, उन सभी संबंधित पहलुओं पर हम बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, जब पहले बात करेंगे हड़प्पा की, फिर वैदिक संस्कृति पर आएंगे, फिर महाजनपद काल पर आएंगे। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल। क्योंकि कनिष्क का जो कार्यकाल है, कुषाण वंशों की बात करते हैं, क्योंकि शुंग वंश, कर्ण वंश की बात जब हम करते हैं तो वो सब जो है इंडो ग्रीक शासकों की बात करते हैं, वो सब आपके मौर्योत्तर काल में काउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो उसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, इसी में
गुप्त प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला। क्योंकि गुप्त साम्राज्य को आप जब अलग दृष्टि से देखते हैं, कला की दृष्टि से देखते हैं, तो वो काल जो है आपको स्वर्णिम काल की तरह नजर आता है। ठीक है जी। तो उसके बाद उत्तर गुप्तोत्तर काल, जिसको हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं, उत्तर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री हेनसांग आए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। पाल के बारे में, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इन तीनों के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान वंशों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद 1200 तक के समाजीकरण, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के संबंधित पहलुओं के बारे में बात करते हैं। ये आपका जो सिलेबस है, ये इसी सिलेबस में, ये जो पूरा यहां तक सिलेबस देख रहे हैं, ये प्राचीन भारत का सिलेबस है। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है वो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो सिलेबस आप देखते हैं, ये सिलेबस इस्लाम का आगमन से लेकर मुगल साम्राज्य तक, यहां तक का जो सिलेबस है, ये मध्यकालीन भारत में काउंट होता है। कहां पर काउंट होता है? मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो जब हम इस्लाम के उदय की बात करते हैं, तो उसमें जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में, तो उसी वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम होते हैं इल्तुतमिश, उन्हीं की जो सत्ता को हस्तांतरित की जाती है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम इस्लाम के आगमन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में 712 ईस्वी में आता है, सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करता है, मुल्तान के आसपास का क्षेत्र। ठीक है। मुल्तान पर भी आक्रमण करता है। ठीक है। तो वहां के क्षेत्र से हम बढ़ते हुए हम दिल्ली सल्तनत की ओर जाते हैं। जैसे आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक हुआ है भारत में, उसने 4 ही वर्ष तक शासन किया है, लेकिन उसकी जो सत्ता का केंद्र रहा है लाहौर रहा है। जैसे ही इल्तुतमिश आता है, उसका गुलाम जो होता है, कि इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है वो सत्ता को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले जाता है और दिल्ली को सत्ता का केंद्र बना देता है। और दिल्ली सल्तनत का जो केंद्र है, आप जब तक मुगल साम्राज्य भारत में रहेगा, तब तक दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है वो दिल्ली ही रहेगी। ठीक है। दिल्ली की स्थापना जो है परमार वंश के शासकों ने की थी। ठीक है जी। उन्हीं का नाम इस इतिहास में लिखा हुआ है। बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अभियानों को किया, देवगिरी, वारंगल, हौशल और मदुरै के अभियानों को किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारी योजनाएं लागू की, जिनमें वो असफल रहा, दार्शनिक कहा जाता था। कुछ जब एल्फिस्टन की बात करते हैं, तो एल्फिस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश रहे थे, इसलिए जो उसकी योजनाएं थी वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाए। लेकिन जब हम उसका बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि नीतियों को लागू करने के लिए केवल सम्राट का उद्देश्य ही काफी नहीं होता है। उसके कर्मचारी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसका जो मैनेजमेंट है, अगर वो सही नहीं है, तो योजनाओं को लागू करना थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। और यही हम मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन कैसे होता है। उसी में सल्तनत काल के समाज, अर्थव्यवस्था, भारत में इस्लामी स्थापत्य कला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करेंगे। सूफीवाद आंदोलन की बात करते हैं, जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, सूफी आंदोलन की बात करते हैं, उसी में हम बाबा फरीद के बारे में बात करते हैं, उसी में हम निजामुद्दीन औलिया के बात करते हैं, उसमें सुहरावर्दी आंदोलन, चिश्ती आंदोलन, कंदरिया आंदोलन, इन सभी नक्शबंदी आंदोलन, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। फिर आपको पता ही है, इब्राहिम शाह लोदी के कार्यकाल में ही पानीपत का युद्ध होता है, और उसमें बाबर जो होता है इब्राहिम लोदी को हरा देता है, क्योंकि लोदी वंश के अंतिम जो शासक हैं वो इब्राहिम लोदी हैं। ठीक है। पहले बहलो लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है। हराने के बाद भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद बाबर के बाद कुछ समय के लिए बाबर के बाद जो है हुमायूं आते हैं। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी कुछ वर्ष के लिए बैठते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी, हुमायूं जो है पुनः सत्ता प्राप्त करते हैं। फिर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। क्योंकि जैसे जागीरदारी व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है,
मुगल काल, क्योंकि ये एक बहुत लंबा कार्यकाल है 1526 से लेकर जब हम 1857 की क्रांति तक देखते हैं, क्योंकि इसमें केवल औरंगजेब के बारे में बताया गया है। लेकिन औरंगजेब के बाद तक के कार्यकाल जो है, जैसे भारत में जब हम बात करते हैं, यूरोपियों का आगमन जो है 1498 में हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1498 में जब हम भारत में दृष्टि से देखते हैं तो उस वक्त भारत में जो है मुगल साम्राज्य स्थापित है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, सिख, जाट, ठीक है जी, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। आपके पेपर में जब हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें 3 पोर्शन आते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। यूरोपीय के आगमन जब होता है तो भारत में कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, क्यों भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है। तो जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो उसी समय कस्तूतुनिया का युद्ध होता है 1453 में। 1453 के युद्ध के बाद भारत में यूरोप से आने वाले जो व्यक्ति थे उनका जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है वो अवरुद्ध हो जाता है, और यही वो समय होता है जिस समय इस्लाम अपने जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से किसी दूसरे रास्तों, मतलब कि दूसरे लोगों को, यूरोप के लोगों को भारत के आने से नहीं आने देता है, क्योंकि वो एक ही रास्ता होता है। तो इसीलिए जो यूरोप के लोग होते हैं वो समुद्र के रास्ते से आने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। तो भारत की जब आप पढ़ते हैं कि भारत की खोज हुई है, भारत की खोज नहीं होती, वो भारत की समुद्र के जो भारत आने के लिए जो नए समुद्र रास्ता है उसकी खोज होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ते हैं, डच के बारे में पढ़ते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी होती है जो भारत में सभी कंपनियों को हराकर और भारतीय राजाओं को, शासकों को, सम्राटों को हराकर अंतिम रूप से सत्ता को स्थापित कर लेती है। और यहीं पर ही हम उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक नीति, क्योंकि भारत में जो आय का जो स्रोत है वो है राजस्व प्रणाली, जिसको हम कर व्यवस्था कहते हैं। भूमि से जो आय की प्राप्ति होती है वही आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसे कैसे नीतियां लागू की हैं, जिसमें हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं आपको आर्थिक नीतियों में दिखाई देती हैं, ठीक है। 19वीं सदी के समाज के बारे में पढ़ेंगे, जो संप्रदाय सुधार हुए हैं, धार्मिक सुधारों की जो बात करते हैं, चाहे उसमें राजा राम मोहन राय हो, ठीक है, चाहे इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, एनी बेसेंट हो, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो, जितने भी व्यक्ति हैं जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भारत के वायसरॉय ने भारत में क्या क्या किया है उससे संबंधित चीजों के बारे में बात करते हैं। चलते हैं आगे। ये जो सारा था ये सिलेबस जो है ये वायसरॉय तक का था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो आदिवासी लोग हैं वो अपनी जरूरतों के लिए जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर जाति और कृषक आंदोलन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और उससे संबंधित पहलू, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली कैसी थी, प्रशासन, सामाजिक और शैक्षिक सुधार क्या क्या हुए हैं। जब हम शैक्षिक सुधारों की बात करते हैं तो 1854 में मैग्ना कार्टा जब आता है तो भारत में शैक्षिक व्यवस्था के उसको एक सबसे बड़ा क्रांति के रूप में देखा जाता है, ठीक है। न्यायिक सुधार कैसे हुए हैं, भारत में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ है और क्यों बंगाल के क्षेत्र में ही राष्ट्रीयता का उदय देखा जाता है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उदारवादी, उग्रवादी, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, ये सारी राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना के बाद की सारी प्रक्रियाएं हैं कि कैसे कैसे चीजें जुड़ी हुई हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हम हर एक चीज को कोरिलेट करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आने वाली अगली घटना में पिछली वाली चीजों के कारणों का पता हो। जैसे मान लीजिए कि 1905 का जो है बंगाल का विभाजन हो रहा है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय ही ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लागू की जा रही हैं, ठीक है जी। तो वहां पर जब हम 1885 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं तो बंगाल में ऐसी एक भूमि है जहां पर आपको राष्ट्रीयता के बीज दिखाई देंगे। वहां पर आपको अलग अलग वर्गों के लोग आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बंगाल की शक्ति को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन कर देती है ताकि हिंदू और मुस्लिम लोग जो अलग अलग वर्गों के लोग आपस में मिले हुए हैं कहीं वो एक होकर ब्रिटिश सरकार को भारत से ना उखाड़ दें, इसीलिए उसका विभाजन कर दिया जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार अपना एक
वक्तव्य पेश करती है, अपनी सुझाव देती है कि हमने बंगाल का विभाजन इसलिए किया है ताकि प्रशासनिक दृष्टि से कार्य किए जा सके, प्रशासनिक दृष्टि से सुधार किए जा सके, सहजतापूर्वक कार्य किए जा सके। लेकिन असलियत जो थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम कांग्रेस के विभाजन की भी बात करेंगे, सूरत अधिवेशन की बात करेंगे, मोल्डो मिंटो सुधार की बात करेंगे, जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की बात करता है, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद जो होम रूल लीग की स्थापना हुई है, लखनऊ समझौता, अगस्त घोषणा, इन सभी चीजों को क्यों लाया गया है, क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, और अंतिम जो है महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे। महात्मा गांधी जो है जब भारत में आते हैं तो वो किस तरीके से आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट जो है वो 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसी के नियमों को आगे लागू रखे जाने के लिए ये रोलेट एक्ट पारित किया जाता है, और उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभागार का आयोजन किया जाता है जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध होती है। ठीक है, उसी में हत्याकांड होता है, लोगों को मार दिया जाता है बिना किसी पूछताछ के। खिलाफत आंदोलन 1922 का है, 1920 का, असहयोग आंदोलन 1922 का, चोरी चोरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जो है जब चोरी चोरा कांड की घटना होती है 1922 में, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि जैसे ही चोरी चोरा कांड की घटना होती है तो महात्मा गांधी जी का जो थोड़ा सा वर्चस्व था वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहां पर महात्मा गांधी जो है वो अलग तरीके से कार्यों को संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो आपको जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो आपको यहां पर, मोतीलाल नेहरू जी वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। साइमन कमीशन आता है 1927 में, क्या क्या रिपोर्ट देता है। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, मोहम्मद अली जिन्ना जी क्या मांग करते हैं 14 सूत्रीय समझौते में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 का, जिसमें पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है जी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, इरविन समझौता 1931, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या चीजें हुई और किन किन लोगों ने भाग लिया उन पर हम बात करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 1935 का जब अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम, उसमें भारतीयों के लिए क्या क्या चीजें रखी गई उस मुद्दों पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रावधान लागू किए गए, पाकिस्तान की मांग क्या थी, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, आजाद हिंद फौज 1946, अंतरिम सरकार, माउंट बेजन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का विभाजन कर दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत और नई गतिविधियां क्या क्या होती हैं उन मुद्दों पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में स्वतंत्रता के बाद के भारत की कैसे विकास हुआ है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास, उन मुद्दों पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी हूबहू आपके दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप प्री के सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में से 1/3 क्वेश्चन जो हैं, मतलब 50 क्वेश्चन वो उत्तराखंड से आएंगे। तो जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, क्योंकि यूरोपियों के आगमन जो है वो आधुनिक भारत का पार्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसी के समकक्ष हमें उत्तराखंड की चीजों को भी पढ़ना होता है, इतिहास उत्तराखंड का क्या रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास में आपको पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुणिद और योध्य वंश, कार्तिकपुरी वंश, ठीक है, कत्यूरी वंश, गढ़वाल के परमार शासक, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि उसने साफ साफ दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कुमाऊं का चंद वंश, गोरखाओं का आक्रमण कैसे हुआ है, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्र संग्राम कैसे हुआ है, भारत में उत्तराखंड से स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन से, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। भूमिका क्या रही है, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, ये आपको उत्तराखंड जो है पूरी की पूरी आपको पढ़ाएंगे गोपाल लाठी साहब। ठीक है, जो हानु ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं, वो आपको उत्तराखंड पढ़ाते हैं और वो सबसे बहुत ही शानदार उत्तराखंड जो है आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, और उनके पढ़ाए हुए जो हैं आपने वीडियो हमारी देख ली होगी, कितने बच्चे जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस के सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि मेंस में टोटल जो है 200 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे की अवधि होती है। पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में है? 3 सेक्शन में।
पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं जो 4 नंबर के होते हैं, टोटल हो गए 20 नंबर, ठीक है जी। दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल हो गए 80 नंबर के। तीसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन 10 नंबर के होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, तो 100 नंबर के हो गए। तो ये 20 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया है, 200 हो गया है, ठीक है। लेकिन जब हम शब्द सीमा की बात करते हैं तो यहां पर केवल 50 शब्द में आंसर लिखना होता है, यहां पर लिखना होता है 100 शब्द में सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में 150 शब्द में आंसर को लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, 150 शब्दों में। इसी तरीके का फॉर्मेट आपके पेपर में आता है, ठीक है। जो हमने आपको सिलेबस बताया है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपके मेन सिलेबस से भी मैच होता है, जैसे प्राचीन भारतीय विरासत, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और समाज, ठीक है जी। इस पूरे के पूरे सिलेबस में, क्योंकि ये जीएस पेपर जो है आपका फर्स्ट पेपर है, टोटल 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर एसए का होता है, दूसरा पेपर जो होता है लैंग्वेज का होता है, उसके अलावा 6 पेपर और होते हैं जिसमें फर्स्ट पेपर जो है जीएस का फर्स्ट पेपर जो है ये है। टोटल जीएस के 6 पेपर होते हैं, ठीक है जी, जिसमें 5वां और 6ठा पेपर केवल उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें प्राचीन भारतीय काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला, रूप और साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख जो मुद्दे हैं उन पर शामिल हैं। 18वीं सदी से लेकर वर्तमान तक के आधुनिक इतिहास जो है उसमें शामिल किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम इसमें शामिल किया गया। स्वतंत्रता पश्चात जो देश के अंदर एकीकरण हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उस पर बात की गई है। औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इसमें विश्व इतिहास, जब हम मेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये मेंस का सिलेबस है, तो मेंस के सिलेबस में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी गई है। क्या दी गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट जो है आपका केवल इतना सा ही है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे होती है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद शामिल होंगे और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव कैसा पड़ा है, ठीक है। समाज का मतलब है कि ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा है कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, तो पूंजीवाद के कॉन्टेक्स्ट में भारत पर क्या इफेक्ट दिखाई देता है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें सोसाइटी का पार्ट भी दिया गया है, समाज के बारे में, भारतीय समाज और मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका क्या रही है, समाज, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सोसाइटी का पार्ट है, समाज का, क्योंकि यहां पर समाज दिया गया है। विरासत, संस्कृति के बारे में आपको बता दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया, और इससे नीचे का जो पार्ट है वो आपको भूगोल का दिखाई देता है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व और भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करनी है। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब भूगोल का पार्ट है ये, ठीक है, कि पूछ लेता है सुनामी क्यों आती है, ये सभी चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी जो है वो इसमें आपको मेंस के सिलेबस में दी गई है। मैंने आपको बता दिया टोटल सिलेबस ये है, आप इसको लिखकर रख सकते हैं। अगर आप उसको लिखकर नहीं रखना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको इन सभी के पीडीएफ जो हैं, प्रीलिम्स का पीडीएफ और मेंस का सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। चलते हैं, हमने आपको कहा था कि हमने उत्तराखंड पीसीएस का जो बैच जो लॉन्च किया है उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको दी गई हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको कहा था कि कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अपर पीसीएस, लोअर, ईओ, एसआई और ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए। ट्रिपल एससी अगर हम मेंस के पोर्शन को हटा दें तो उत्तराखंड का जो सिलेबस है, जैसे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य ज्ञान अध्ययन में ये कौन कौन से सिलेबस हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, सभी चीजें, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑलरेडी हमारे जो टीचर हैं, हमारे एक जो टीचर हैं वो इसी बार 2024 के एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है उनका, ठीक है। क्लासेस के बारे में बताया गया है कि लगभग 5 घंटे की क्लासेस चलेंगी पर डे, और ये ऑफलाइन सुविधाएं हमें आपको दी हैं। बहुत ही जल्द आपको हाइब्रिड मोड में सुविधाएं दी जाएंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, ठीक है। आपको वीकली टेस्ट, फुल टेस्ट, ठीक है जी, और प्री और मेंस की प्रैक्टिस कराई जाएंगी आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपकी वीकली करंट अफेयर जो हैं वो भी क्लासेस दी जाएंगी,
क्लासरूम की फैसिलिटी के बारे में हमने बताया है कि आपको वेल फर्निश्ड टीचर मिलेंगे, वेल फर्निश्ड फैसिलिटी मिलेंगी, आपको टीचिंग फैसिलिटीज मिलेंगी और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है। आरओ वाटर, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट वॉशरूम है। लाइब्रेरी की सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी। लाइब्रेरी जो है वो अलग से है, ठीक है। तो ऐसी सुविधाएं जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ये एड्रेस है हमारा। जैसे ही आप हरिद्वार से लक्सर की ओर आते हैं तो ये आपने बाला वाली तिराहा के बारे में सुना ही होगा लक्सर में। जैसे ही उससे आगे की ओर आएंगे आप गोवर्धनपुर की ओर, मात्र 50 मीटर की ओर, 50 मीटर आगे की ओर आएंगे, 50 से 100 मीटर के बीच, तो आपको होली क्रॉस स्कूल दिखाई देगा। वहीं पर ही आपको बहुत बड़े बड़े बोर्ड मिल जाएंगे लिखे हुए हानु ग्लोबल स्टडीज के नाम से, ठीक है जी। वहीं पर ही आपको हमारा ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है जी। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको नंबर दिए हुए हैं 8923317929 और 8273393468। आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्लास जो थी ये हिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड थी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंपाइल करके दिया जाएगा, ठीक है जी। हमारा टारगेट है कि 1 साल में आपको पूरा कोर्स जो है वो कवर कराया जाएगा, ठीक है जी। आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो ऑलरेडी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है सभी चीज़ें। तो आप चाहें तो वहां पर जाकर बात कर सकते हैं, यहाँ पर दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हिस्ट्री की एक आपको डेमो वीडियो भी दी जाएगी, जैसे हमने पॉलिटी की एक डेमो वीडियो आपको अवेलेबल कराई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।